वज़ीर ममलिकत बराए IT शिज़ा फातिमा ख्वाजा कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर कोई सिक्योरिटी की बुनियाद पे मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ सर। तमाम यहाँ पे जो हमारे मेंबरान बैठे हैं किसी न किसी वक्त में हुकूमत में रहे हैं। इस मुल्क में अशूरा आता था, पूरे मुल्क का इंटरनेट क्या फ़ोन सर्विस बंद होती थी। इस साल जब अशूरा आया, टेक्नोलॉजी की मदद से हमने हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई करवाए तमाम सूबों के होम मिनिस्टर से। उन शहरों में उन लोकेलिटीज़ को टारगेट करके इंटरनेट को कंट्रोल किया ताकि बाकी पूरे मुल्क को जो है वो नुकसान ना पहुँचे। आज से पहले ये नहीं होता रहा। ये तमाम लोग हुकूमत में रहे हैं। यहाँ पे मुतअद्दिद IT मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, आप पूछ सकते हैं इनसे। हमारी पूरी कोशिश है कि हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए लोकलाइज करें ताकि हमें ये मैस लेवल के ऊपर शटडाउन्स ना करने पड़ें, मोबाइल सर्विसेज बंद ना करनी पड़े, फिक्स लाइन को इम्पैक्ट ना आए। मोबाइल ब्रॉडबैंड की जहाँ तक बात है, जहाँ पे सिक्योरिटी के चैलेंजेस आएंगे सर, नेशनल सिक्योरिटी से आगे तो कोई चीज़ नहीं है। एंड विद द ट्रांजिशन ऑफ पैराडाइम्स, वेदर इट्स इकोनॉमिक पैराडाइम और सिक्योरिटी पैराडाइम, जैसे जैसे ये सिक्योरिटी पैराडाइम टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट होगा, हमें साइबर सिक्योरिटी बेहतर करनी है सर। इस मुल्क की हमने साइबर अटैक से अपने आप को बचाना है, डेटा लीक से बचाना है। हमारे दुश्मन ममालिक डिजिटल अटैक्स करते हैं, हमने उसके अगेंस्ट डिफेंस खड़ी करनी है। हमारे मुल्क में सर पिछले 2 महीने में 150 से ज़ायद जो हैं वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, सिविल और मिलिट्री के जो हैं वो शहीद हुए हैं। तो हमने उन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए एक बैलेंस क्रिएट करना है बिटवीन इंश्योरिंग कि हमारा सिटीजन सिक्योर हो, हमारी वल्नरेबल कम्युनिटी सिक्योर हो। यहाँ पे रिलीजियस बेसिस के ऊपर इश्यूज होते हैं, यहाँ पे सोशल कंटेंट कुछ ऐसा है जो PTA ब्लॉक करती है। हमारी भरपूर कोशिश है कि हम वो ऑप्टिमल बैलेंस क्रिएट करें कि जहाँ पे इनोवेशन, ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट इम्पैक्ट किए बगैर हम नेशनल सिक्योरिटी, अपने लोगों की सिक्योरिटी, वल्नरेबल कम्युनिटी की सिक्योरिटी, डेटा प्रोटेक्शन, प्राइवेसी, IT इंडस्ट्री के पीछे खड़ी हुई है। SIFC समेत मैंने आज तक, चाहे वो बजट की बात है, वो किसी भी चीज़ की बात है सर, वज़ीर आज़म से लेके नीचे तक हर बंदा सपोर्ट में खड़ा है। हमें शौक नहीं है कि इंटरनेट बंद हो, ना हमें उससे कोई फ़ायदा होता है ना खुशी मिलती है। ना मेरे पास कोई बटन है जिससे मैं इंटरनेट बंद करती हूँ। हाँ, उससे कोई फ़ायदा होता है ना खुशी मिलती है। ना मेरे पास कोई बटन है जिससे मैं इंटरनेट बंद करती हूँ। हाँ, इस मुल्क में रेगुलेट बंदा सपोर्ट में खड़ा है। हमें शौक नहीं है कि इंटरनेट बंद हो, ना हमें उससे कोई फ़ायदा होता है ना खुशी मिलती है। ना मेरे पास कोई बटन है जिससे मैं इंटरनेट बंद करती हूँ। हाँ, इस मुल्क में रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स हैं। अगर सिक्योरिटी कंसर्न्स रेज होते हैं, वो डायरेक्ट PTA को एज रेगुलेटर जाते हैं। उनकी वहाँ पे जहाँ वो सिक्योरिटी कंसर्न्स रेज करते हैं, वहाँ पे हमारी इतनी हम ज़रूर कोशिश करते हैं कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए यूज़र्स को हम मिनिमल लेवल के ऊपर तकलीफ पहुँचे। और मैं माजरत खा हूँ ज़ाती तौर पे जहाँ पे यूज़र एक्सपीरियंस में चैलेंज आया है। मुझे सिर्फ 2 मिनट दे देंगे आप सर? पिछले बहुत सारे सालों से, मैं रिपीट करूंगी, तमाम लोग यहाँ पे हमारे ऑपोजिशन के मेंबर्स भी हुकूमत में रहे, पूरे पाकिस्तान का इंटरनेट 274 मेगाहर्ट्ज़ के स्पेक्ट्रम पे चलता है। पिछले 6 महीने में मैं अटॉर्नी जनरल, मिनिस्टर ऑफ लॉ, वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उन्होंने लिटिगेशन से 550 मेगाहर्ट्ज़ लिटिगेशन से जो है वो हमें क्लियर करवा के दिया है। इंटरनेशनल कंसल्टेंट जो दुनिया में स्पेक्ट्रम ऑक्शंस की कंसल्टेंसी देते हैं, PTA ने उसको आज ऑन बोर्ड किया हुआ है। हमारी कोशिश है कि हम अप्रैल में स्पेक्ट्रम ऑक्शन करें। ये 274 मेगाहर्ट्ज़ का जो स्पेक्ट्रम है ये हमारी आबादी के लिए कम है। जब ये बात करें तो हमारे बहुत अदब के साथ ऑपोजिशन के जो मेंबरान हैं उसको मज़ा में उड़ा देते हैं कि जी आबादी ज़्यादा है तो इंटरनेट। ये बात नहीं है सर, टेक्निकल बातें हैं, समझ के करने वाली हैं, रिस्पॉन्सिबली करने वाली हैं। ये 274 मेगाहर्ट्ज़ जो है स्पेक्ट्रम, ये बहुत लिमिटेड है हमारी आबादी के लिए। हम लोएस्ट में फीचर करते हैं दुनिया के अंदर जब स्पेक्ट्रम डेंसिटी की बात आती है। सर हमारी कोशिश ये है कि जो अप्रैल का हमारा स्पेक्ट्रम ऑक्शन होगा, उसमें 4G 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन जब होगा, हमारी कोशिश है कि हम इसको पाकिस्तान को कम से कम रीजन में टॉप 10 के अंदर लेके जाएं ताकि हमारा स्पेक्ट्रम अवेलेबिलिटी। और आखिरी बात सर, अंडर सी केबल्स आती हैं पाकिस्तान में, 7 इस वक्त आती हैं, 4 हम जो है वो इंशाल्लाह कोशिश है कि अगले 2 सालों में 4 मज़ीद इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए अंडर सी केबल्स पाकिस्तान में लैंड करें जिससे मज़ीद इंटरनेट बेहतर हो। कुछ पिछले 3-4 सालों में अनफॉर्चुनेटली जो हम डिफ़ॉल्ट के दहाने पे थे, हमारी इंपोर्ट्स बंद थी, LCs बंद थी, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाई।
कोई टावर इंपोर्ट नहीं हो पाया, कोई टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई मशीन इंपोर्ट नहीं हो पाई। एज अ कॉन्सिक्वेंस हमारी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट की वजह से जो डेंसिटी है टावर्स की कंपेयर टू पॉपुलेशन वो लो है। ये तमाम चीज़ें आज वज़ीर ख़जाना भी यहाँ बैठे हैं, जो इकॉनमी हमारी डिफ़ॉल्ट के दिहाने से वापस आई है, आज स्टेबलाइज होके 13% पे हमारा पॉलिसी रेट है, 4.9% पे हमारी इन्फ्लेशन आई है। हमारी पिछले कुछ अरसे के अंदर जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो बेहतर हुए हैं। तो सर ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी विल नाउ रिजल्ट इन बेटर इन्वेस्टमेंट्स। जब तक टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तब तक मुल्क का इंटरनेट बेहतर नहीं होगा। तो हमारी कलेक्टिव फोकस भी है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम इस पे काम कर रहे हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट्स कैसे बेहतर करनी है, टेलीकॉम के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर करना है, कनेक्टिविटी कैसे, नेशनल फाइबराइजेशन पॉलिसी है वो पब्लिक हुई हुई है, उसके ऊपर अपने कमेंट्स भी दें। कोशिश ये है कि 2% से बढ़ाई जाए फाइबर की, जैसे जैसे पेनिट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे इंटरनेट बेहतर होगा। इंस्टॉलमेंट्स, मैं एक और यहाँ पे आपको अच्छी बात बताना चाह रही हूँ कि स्मार्टफोन्स इंटरनेट दे देते हैं, बच्चों के पास डिवाइसेस नहीं वो अफोर्ड करते। सर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने पिछले 10 सालों में 11 लाख से ज़्यादा लैपटॉप्स जो हैं वो मुफ्त बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ये इनेबलिंग पॉलिसीज़ हैं जो हमें आगे लेके बढ़ती हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पे आज हमने स्मार्टफोन्स फॉर ऑल पॉलिसी हम फाइनलाइज कर रहे हैं ताकि ईजी इंस्टॉलमेंट्स पे जो स्मार्टफोन है वो हर बच्चा हर बच्ची यहाँ पे अफोर्ड कर सके। हमारे दूर दराज के इलाकों में स्मार्टफोन्स की एक्सेसिबिलिटी हो, अवेलेबिलिटी हो, वो उसकी पॉसिबिलिटी, उसकी पेनिट्रेशन पे सब मल्टीपल लेवल्स के ऊपर जो है वो कोशिश। शुक्रिया मिनिस्टर साहिबा। इसमें एक मिनट आप इधर 1 मिनट। गुजारिश ये है कि अभी क्वेश्चन आवर ख़त्म हो गया है, 10 मिनट हम ओवर हो गए, इसलिए हमने और बिजनेस लेके आना है। अभी आपसे गुजारिश है कि इसमें कोई शक नहीं है कि इंटरनेट सर्विस को बेहतर होना चाहिए, देयर इज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। उसको जो ऑनरेबल सारे मेंबरान ने ये उठाया है तो हम भी इसको इस्तेमाल करते हैं, वो फील करते हैं कि इसको बेहतर होने की ज़रूरत है। क्वेश्चन आवर इज़ ओवर। लीव एप्लीकेशन मिस्टर महमूद खान अचकज़ई ख्वाजा वज़ीर मुमलिकत बराए IT, उनसे सवाल किया गया कि बच्चों की पढ़ाई ज़ाया हो रही है। कादिर पटेल की जानिब से ये सवाल किया गया, हुकूमती इत्तेहादी हैं। इस मौके पर वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि हमें इंटरनेट बंद करने का शौक़ नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, मेरे पास इंटरनेट का कोई बटन नहीं है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात में सहूलत फराहम करने की पेशकश कर दी है। स्पीकर अयाज सादिक का कहना है कि मुज़ाकरात के लिए उनका दफ्तर और उनका घर हमा वक्त हाजिर है। अयाज सादिक ने कहा कि हुकूमत और अपोजिशन में तलखियाँ ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात इंतहाई ज़रूरी हैं। वो सियासी इशूज़ समेत किसी भी मामले पर मुज़ाकरात में किरदार अदा करने को तैयार हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्पीकर का दफ्तर, स्पीकर का घर 24 घंटे खुला है। अगर अपोजिशन और गवर्नमेंट तशरीफ़ लाना चाहें और मुज़ाकरात की बात करना चाहें, मिल बैठ के तलखी ख़त्म करने की बात करना चाहें, मुल्क के मफाद की जो चीज़ें हैं उनको सामने रख के उनके ऊपर डिस्कशन किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसके ऊपर नज़र डाली जाए, तो हम अगर बैठ के ये बात करना चाहें और इस तरह की बेशुमार और चीज़ें, क्लाइमेट के इश्यूज़ हैं, सूबों की खुद मुख्तारी का इशू है, हम इन सारी चीज़ों के ऊपर स्पीकर का दफ्तर है। जब तक मैं स्पीकर हूँ मैं इसमें इंशाअल्लाह कोई कमी नहीं आने दूँगा और मेरे लिए काबिल एहतराम है मेरे मेंबरान, चाहे वो ट्रेजरी के हैं चाहे वो अपोजिशन के। इसी मामले पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा जियो न्यूज़ वक़ार सतीब। वक़ार, कहिएगा स्पीकर साहब का क्या कहना था? और देखिए, स्पीकर साहब का एक बड़ा इकदाम है। कल 5 घंटे कौमी असम्बली में जो बहस होती रही है हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से, और दोनों तरफ से ये कहा गया था कि हमें वो मिल बैठ कर बात करनी चाहिए। और बिलखुसूस PTI के जो अरकान हैं उन्होंने भी कहा था कि पहली दफ़ा 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद
पहली दफा उन्होंने पार्लियामान के अंदर बात करने की बात की है और मामलात अफाम तफहीम से हल करने की बात की है। अब बीच में 2-3 इश्यूज है, 9 मई है, 26 नवंबर है, फिर बानी पीटीआई की रिहाई का भी उनका मुतालबा था। इसके अलावा वो एक हाई प्रोफाइल कमीशन बनाना चाहते थे इनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो वो दरे पर्दा उसके ऊपर भी बातचीत वो जारी रही है। लेकिन जो अब पता चला है, जो राहदारियां हैं पार्लियामेंट की, उसमें ये चीज हो रही है कि गैर मशरूत जो मुज़ाकरात है वो होंगे, दोनों तरफ से किसी किस्म की कोई वो शर्त नहीं होगी। और स्पीकर कौमी असम्बली जो है, ठीक है वकार हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक है और उसके बाद हम वापस आपकी तरफ आएंगे, मजीद मालूमात आपसे लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। फिर बात करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने किरदार अदा करने की पेशकश कर दी है। उन्होंने अपने ऑफिस और अपना घर उन्होंने पेशकश की है कि आए ऑपोजिशन और हुकूमत और यहाँ बैठकर बात करे, वो इसे फैसिलिटेट करने के लिए तैयार हैं। वकार सत्ती से हम तफसील ले रहे थे। जी वकार जी, इसमें यह है कि दोनों तरफ से जो बातचीत की बात हो रही है पार्लियामान के अंदर, उसमें यह है कि कोई किसी किस्म की कोई शराइत नहीं होंगी। जो अपोजिशन का मुतालबा था, 3 बड़े उनके मुतालबात थे, बानी पीटीआई की रिहाई और जो दीगर असीरान हैं उनकी रिहाई, इसके अलावा वो हाई प्रोफाइल कमीशन की बात कर रहे थे, फिर वो 26वीं आईनी तरमीम को रिवर्स करने की बात कर रहे थे। इनमें से किसी चीज के ऊपर बात नहीं होगी। अलबत्ता अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जितने भी मुतनाज़ा अमूर हैं उनको हल करने के लिए एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन के क़याम के ऊपर मुशावरत इस वक्त हो रही है। कल तकरीबन 4-5 घंटे कौमी असम्बली में दोनों तरफ से जो बहस की गई, उसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली का उन्होंने ये ऐलान किया है कि मैं हाजिर हूँ मीडिएशन वो कराने के लिए। लेकिन इसमें 9 मई और 26 नवंबर के जो जिम्मेदारान हैं उनके हवाले से जो है वो नरमी नहीं बरती जाएगी। और ये कहा जा रहा है हुकूमती और हुकूमती इत्तेहाद के हलकों की जानिब से कि जिन एक बार फिर हमारे नाज़रीन के लिए इस बात की वजाहत कीजिएगा कि अयाज सादिक ने भी कैटेगोरिकली ये कहा है कि 9 मई और 26 नवंबर के जो जिम्मेदारान हैं उनके हवाले से नरमी नहीं होगी, बातचीत नहीं होगी। देखिए, जो अभी तो बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग वो हो रही है, जो पेशरफ्त हो रही है, उसमें यह है कि 9 मई और 26 नवंबर वाले जितने भी मामलात हैं उनके ऊपर किसी किस्म की रिलैक्सेशन नहीं होगी। ये मुकदमात अदालतों में है और अदालतों से ही अगर किसी ने क्लियर होना है तो वहीं से क्लियर होके आएगा। उसमें हुकूमत को जो खदशात है वो अपने वहां पर वो सबूत वो देगी और अगर कोई बेगुनाह है तो वो अपनी बेगुनाही अदालत में साबित करेगा। इसके ऊपर कोई बात नहीं होगी। और आगे दीगर जो मामलात हैं जिसमें वो क्लाइमेट चेंज है, जिसमें दाखिली अमूर है, जिसमें अमन व अमान की सूरत हाल है, खारजा पॉलिसी है, इसके ऊपर कोशिश की जा रही है कि हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पे आ सके। बहुत शुक्रिया वकार सत्ती आपका। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत से पहले अपने बानी चेयरमैन से बात करने की ज़रूरत है। ये नहीं हो सकता कि फॉर्म 47 और 45 पर बात करें, जो केसेस उन पर चल रहे हैं वो माफ़ कर दिए जाएं, ये नहीं हो सकता। एक कमांड है जो बैठी हुई है बनीगाला के अंदर, सॉरी अडयाला जेल के अंदर, दूसरी कमांड है जो पेशावर बैठी हुई है। अब कल की जो स्टेटमेंट है वो उससे बड़ी बगावत क्या हो सकती है कि उन्होंने फौज तक को कहा है, उन्होंने पुलिस को कहा है, उन्होंने सिक्योरिटी एजेंसीज को कहा है कि जी आप कोई हुक्म ना माने हुकूमत का। इससे बड़ी बगावत हो सकती है। ये एक तरफ आप ये कहते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं जी हम काल देने वाले हैं पाकिस्तानियों को, कोई पैसा ना पाकिस्तान भेजो। तीसरी तरफ कहते हैं जी हम बहुत अच्छे हैं, हमसे बात करो। ऐसा नहीं हो सकता है। पहले आप यकसू हो जाएं, खुद 7 आदमी जो हैं वो पहले खुद मिल बैठें कि हम क्या चाहते हैं, फिर वो चले जाएं खान साहब के पास, उनको समझाएं ज़रूरत हमसे मुज़ाकरात करने से पहले ये है कि वो खान साहब से मुज़ाकरात करें। ये नहीं हो सकता है कि जी फॉर्म 47 की बात करें और 45 की बात करें और हमारा मैंडेट हमें दे दें और जेलों के दरवाजे खोल दें। किस तरह हो सकता है? आपके केसेस चल रहे हैं, किनारे आ लगे हैं, कैसे माफ़ कर दिया जाए? मुझे तो ये समझ नहीं आती कि इस माफ़ी की बुनियाद पर अगर आपने गुफ्तगू करनी है तो मुश्किल से आगे चलें। यूनान के साहिल पर कश्तियां डूबने से दर्जनों पाकिस्तानी लापता हो गए, जिनका अब तक कुछ पता नहीं चल सका है, जबकि 5 पाकिस्तानियों की लाशें मिल गई हैं। कश्ती हादसे में लापता अब्दुर्रहमान का ताल्लुक गुजरात से है। वालदा और नाना गम से निढाल हैं। हुकूमत नूं आने सानूं पुत्तर दा कोई अता पता दसो, असीं ते माड़े बंदे आ, असीं कित्थों की करांदे ते कित्थे जांदे। अल्लाह सोहणिया कोई हैर ही दे।
तो अगे अपील है मैं सानू बच्चों का कोई दसो बच्चे साढ़े तक पहुंचाओ है तो भेजने सानू कोई पता तो दो साडा। यूनान कश्ती हादसे का शिकार सियालकोट के 2 नौजवान 2 माह कबल घर से रवाना हुए थे। 20 साला सुफियान का ताल्लुक पसरूर ऊंचा जजा से, जबकि दूसरे नौजवान 15 साला आबिद का ताल्लुक मोरी के जजा पसरूर से है। लवाहिकीन का कहना है कि लीबिया तक दोनों नौजवानों से राब्ता रहा, वहां से रवानगी के बाद राब्ता मुनक़ता हो गया था। ये कन्फर्म नहीं हुआ कि उसके वो अभी डेथ हुई है या वो अभी जिंदा है। जो हमारे गांव के काफ़ी लोग हैं जो वहाँ यूनान में रहते हैं, हमने 21 से 22 लाख रुपया जो है वो हमने दिया था। अगर वो जिंदा है तो हमारा उसके साथ राब्ता किया जाए, अगर उसकी डेथ हो चुकी है तो डेड बॉडी हमें दी जाए। गुजरात के गाँव चक कमाला से ताल्लुक़ रखने वाले लापता अब्दुल रहमान की माँ गम से निढाल है। माँ अपने लख्ते जिगर को देखने के लिए राहें तक रही है। 1 महीना ते 1 दिन हो गया पुत्र घरों निकले, बहुत दिन गल हुई, उस तो बाद गल नहीं हुई। बार बच्चों ने अपनी सलाह कर ली तो 3-4 बच्चे तो गए, 2 पहुँच गए हैं, बाकी इसमें हादसा हो गया। लापता नौजवानों के अहले खाना ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि वो उनके प्यारों की तलाश के लिए वहाँ की हुकूमत से राब्ता करे। और बात करेंगे बन्नू में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है। पोलियो टीमों के हमरा सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। DIG, DHO और बन्नू के मेयर ने लोगों से अपील की है कि वो अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे जरूर पिलाएं। मंजूरुद्दीन की रिपोर्ट देखिए। जी, बन्नू के 49 यूनियन काउंसिल में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है जो 7 दिन तक जारी रहेगी। पोलियो टीमों के हमरा सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। जिला इंतजामिया का कहना है कि हमने हर सूरत बन्नू समेत पूरे पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा करना होगा। सारी उम्र माजूरी से बचने के लिए अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। जो लोग इस चीज़ को सबोटेज करना चाहते हैं मुख्तलिफ हीले बहानों से, कभी वो मजहबी कार्ड इसमें प्ले करने की कोशिश करते हैं, कभी वो कोई कंस्पिरेसी थ्योरी लेके आते हैं कि इसमें कोई भी वक्ती मफाद के लिए अपने बच्चों की ज़िंदगी खतरे में नहीं डाल सकता। बन्नू की आवाम से तो मेरी ये अपील है कि जो है ना वो हर टीम के साथ जब भी कोई टीम उनके घर पे आए और बच्चों को वैक्सीनेट करने के लिए आएँ तो वो अपनी टीमों के साथ, हमारी टीमों के साथ जो है ना वो ताउन करें और कोशिश करें कि जितने भी बच्चे हैं वो वैक्सीनेट हो। ये वायरस इसी तरह जो है ना यहाँ पे एनवायरनमेंट में माहौल में रहा तो ये हमारे बच्चों को इन्फेक्ट कर सकता है। T20s में तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन पाकिस्तान टीम ने जनूबी अफ्रीका को पहले वनडे में 3 विकेटों से शिकस्त देकर बरतरी हासिल कर ली है। 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल करने वाली पाकिस्तानी टीम पार्ड में सलमान आगा ने पहले बॉलिंग में जादू दिखाया, फिर कमाल बैटिंग करते हुए पाकिस्तान को जीत से हमकिनार किया। नौजवान साइम अयूब ने शानदार सेंचुरी स्कोर की। पार्क में जनूबी अफ्रीकी ओपनर्स ने 70 रन का आगाज फराहम किया, फिर सलमान अली आगा ने डिजोर्जी, रेकल्टन, वेनेड्यूसन और स्टब्स की विकेटें हासिल की। हेनरिक क्लासन ने 86 रन की इनिंग्स खेलकर जनूबी अफ्रीका का स्कोर 9 विकेट पर 239 रन तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। अबरार अहमद ने 2, साइम अयूब और शाहीन आफरीदी ने 1-1 विकेट हासिल की। जवाब में पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी 60 रन पर पवेलियन लौट गए। फिर साइम अयूब और सलमान आगा ने 141 रन की शानदार शराकत लगाई। साइम अयूब ने 3 छक्कों और 10 चौकों की मदद से 109 रन की इनिंग्स खेली।